फर्स्ट यूनिट फर्स्ट टॉपिक इसमें से। अच्छा एक बात बता दूं, मैंने सुबह में आपको बोला था कि इसमें से ने टॉपिक नंबर 5 सेकंड यूनिट, इसमें टॉपिक नंबर 5 पेज नंबर 23 में खाली एक क्वेश्चन है, बाकी एक भी क्वेश्चन नहीं उसके बाद का। 2 से लेके 6 तक एक भी क्वेश्चन सिलेबस में नहीं, यानी सेकंड यूनिट एकदम छोटा हो गया तुम्हारे। ओके, तो देखो सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर है रोल ऑफ एचआरएम। एचआरएम क्यों जरूरी है? डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एक्सप्लेन विद इलस्ट्रेशन द चेंजिंग रोल ऑफ पर्सनल मैनेजर। देखो पर्सनल नहीं है, पर्सनल, पर्सनल यानी स्टाफ, स्टाफ का मैनेजर मतलब एचआर मैनेजर। और एक्सप्लेन ईच ऑफ द फॉलोइंग रोल प्लेड बाय एचआर मैनेजर्स विद एन इलस्ट्रेशन। ये पार्ट ऐसा है ना कि जिसके अंदर से ढेर सारे एमसीक्यू आएंगे, बराबर है? यानी इतने ज्यादा एमसीक्यू निकलते ने, 3 एमसीक्यू इसमें से निकलेंगे रोल ऑफ एचआर के। अब देखो मैनेजर्स, एचआर मैनेजर के रोल हाउस कीपर की तरह से क्या है, लीगल कंसल्टेंट में क्या आएगा, कोऑर्डिनेशन या तो लिंकिंग में क्या आएगा, एम्प्लॉय चैंपियन में क्या आएगा। डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल रोल ऑफ एचआर मैनेजर्स। व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स? ह्यूमन रिसोर्स इसको बोलेंगे। एलसी मैगिंसन, ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है कि टोटल नॉलेज, स्किल, क्रिएटिव एबिलिटीज, टैलेंट एंड एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड यानी काम में इंटरेस्ट, उसको एप्टीट्यूड बोलेंगे। नॉलेज तो समझ में आता है, स्किल, क्रिएटिव एबिलिटीज यानी नया कुछ समझने की और नया कुछ करने की तुम्हारे अंदर जो एबिलिटी होती है वो। और द वर्कफोर्स, वर्कफोर्स यानी स्टाफ मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज द वैल्यू, एटीट्यूड एंड बिलीव्स ऑफ द इंडिविजुअल। वैल्यू में क्या आता है, सही गलत का डिफरेंस करना, वो वैल्यू है। एवरी सोसाइटी हैज इट्स ओन वैल्यू सिस्टम। इसका मतलब सोसाइटी किसी चीज को सही मानती है, किसी चीज को गलत मानती है। फिर एटीट्यूड और बिलीफ, इंडिविजुअल भी हमेशा याद रखो, इंडिविजुअल किसी सोसाइटी का एक छोटा सा हिस्सा है। वो जब भी ऑर्गेनाइजेशन में आएगा वो अपने दिमाग में एक मेंटालिटी लेके आएगा। उस मेंटालिटी में सबसे पहले तो क्या आएगा, उसकी वैल्यूज आएगी, उसके एटीट्यूड और उसकी बिलीफ। बिलीफ सिस्टम को तोड़ना इम्पॉसिबल, नियर टू इम्पॉसिबल है। अब ये तो खाली ह्यूमन रिसोर्स का मतलब हुआ। अब मैनेजमेंट तो हम जानते हैं, आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। लोगों के पास से काम निकालने की कला, उसको अपने क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज दैट फील्ड ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन विच मैनेजर क्या करते हैं, प्लान करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, स्टाफिंग करेंगे, डायरेक्टिंग करेंगे, कंट्रोलिंग, यानी दीज आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये सारे क्या है, मैनेजमेंट के अलग अलग फंक्शंस हैं। उसमें ह्यूमन बीइंग्स को आपको करना है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल। फिजिकल रिसोर्सेज मतलब रॉ मटेरियल, मशीन सब आ गया उसमें। और फाइनेंशियल रिसोर्सेज यानी पैसा। 3 चीजों को मैनेज करना है तुमको। किस लिए? तो इन ऑर्डर टू अचीव डिजायर्ड इंडिविजुअल एंड ऑल राउंड ऑब्जेक्टिव्स। अराउंड राउंड नहीं, ऑल राउंड ऑब्जेक्टिव्स विथ ऑप्टिमम एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। मतलब जो भी अचीव करो ना उसमें एकदम परफेक्ट एफिशिएंसी के साथ में अचीव करना है। और इफेक्टिवनेस मतलब वो इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि जिस कस्टमर के लिए वो प्रोडक्ट को बनाया गया उस कस्टमर तक प्रोडक्ट उस तरीके से पहुंचनी चाहिए जैसा वो डिजायर करता है। ओके, तो यहाँ पे मैरी पार्कर फॉलेट की डेफिनेशन है। पहले क्या लिखा है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। हमने 2 सीखा था, थ्रू एंड विथ पीपल, बराबर। यहाँ पे मैनेजमेंट को ह्यूमन बिहेवियर का फील्ड बोला जाता है, बिकॉज मैनेजमेंट इंसानों के साथ होता है, बराबर ने। तो इसमें अपने 5 फंक्शन बताए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। पर किसको? तो 3 चीजों को। एक पहले लिखा है किसको, पहले ह्यूमन बींग्स को, दूसरा फिजिकल यानी मशीन एंड मटेरियल को, और तीसरा आता है तुम्हारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, जिससे तुम क्या कर पाओ, डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाओ मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ में और मैक्सिमम इफेक्टिवनेस के साथ में। अब सवाल ये होता है कि ये दोनों चीजें तो हमने देख ली, अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट साथ में क्या है, उसके अलग अलग नाम है। लेबर मैनेजमेंट बोलो, या फिर उसको अपने बोले लेबर एडमिनिस्ट्रेशन बोले, लेबर मैनेजमेंट के बीच का रिलेशंस बोले, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच का रिलेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन बोलो, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन बोलो, पर्सनल मैनेजमेंट बोलो, या ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, ह्यूमन एसेट मैनेजमेंट, कोई भी नाम से बुलाओ, है एक चीज, HRMS।
ओके, अब अलग अलग डेफिनेशन अपने देखें पहले तो फर्स्ट डेफिनेशन इज गिवन बाय इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट इन यूके, और उसको हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर भी लाया। आईआईपीएम है, आईएसपीएम नहीं है। अब पर्सनल मैनेजमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल दोस्त, उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लोगों को मैनेज करते हैं, एज वेल एज दोस्त हु आर एम्प्लॉयड एज स्पेशलिस्ट। लोगों को मैनेज करना और उन लोगों को मैनेज करना जो स्पेशलिस्ट भी है। याद रखो, सिर्फ यहाँ पे एम्प्लॉयज को मैनेज करना नहीं आता, इवन एम्प्लॉयर को मैनेज करना भी आ गया। मतलब जो तुम्हारा मैनेजर है ना, उसको भी मैनेज एचआरएमएच करता है, समझे। इट इज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट विच इज कंसर्न विद पीपल एट वर्क एंड विद द रिलेशनशिप विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन के साथ में लोग किस तरह से अटैच्ड है, कैसे उसके साथ में बिहेव करते हैं, वो भी इसमें आ गया। इट अप्लाइज टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन, ये सबके लिए, कोई भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, या फिर तुम्हारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सबके लिए ये चलता है। नाउ अकॉर्डिंग टू माइकल जे जूसियस, एचआरएम और पीएम इज दैट फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, मतलब इसको भी मैनेजमेंट के अंदर गिना जाता है, जिसमें हम क्या करेंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, यानी 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। किसके बारे में, तो देखो किसके बारे में, तो नेक्स्ट पेज पे लिखा है। पहले तो प्रोकरिंग, यानी एम्प्लॉइज को लाना, मेड़वू के भाई। डेवलपिंग, उनको ट्रेनिंग देना, डेवलप करना मतलब। फिर मेंटेन करना, मतलब उनको पगार बराबर से मिले, उनको फैसिलिटीज बराबर से मिले, तो वो लॉन्ग टाइम तक बिजनेस में टिकेंगे। एंड उनको यूटिलाइज करना इन सच ए वे, इस तरह से यूटिलाइज करेंगे, उसका यूज इस तरह से करेंगे कि द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनी, पहले पूरे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव होना चाहिए। दूसरा पर्सनल, मतलब उन लोगों का, जो लोग काम के लिए आए, वो लोग किस लिए आते हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव के साथ में, उनका घर बराबर से चले, उनके पास सेविंग्स हो, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो, ये सब उनकी ऑब्जेक्टिव्स है। और सोसाइटी, सोसाइटी क्या चाहती है, बेटर प्रोडक्ट, पीस एंड हार्मनी अमंग द सोसाइटी मेंबर्स, ये सोसाइटी का काम होता है, यानी सोसाइटी की डिमांड होती है। और वो भी कैसे करना है अपने, इफेक्टिवली और इकोनॉमिकली, यानी जितना सस्ता हो सके उतना सस्ता, और इफेक्टिवली मतलब जिससे सोसाइटी को लगे कि जो रिक्वायरमेंट हमने रखी थी, या इंडिविजुअल को रखे कि जो लगे कि जो रिक्वायरमेंट उसने रखी थी, या कंपनी की रिक्वायरमेंट सब पूरी हो जाए। तो इसमें 2-3 हिस्से देखो। पहला हिस्सा कौन सा है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। किसको, तो फंक्शन ऑफ प्रोकरिंग, डेवलपिंग, मेंटेनिंग, यूटिलाइजिंग लेबर फोर्स। इसके बारे में, लेबर फोर्स के बारे में, किस लिए, जिससे 3 लोगों के ऑब्जेक्टिव अचीव हो। पहला कंपनी, दूसरा पर्सनल, तीसरा सोसाइटी, और वो भी कैसे, तो इकोनॉमिकली एंड इफेक्टिव। डेफिनेशन लर्न, ओके। डिफरेंट टर्म्स यूज वो आगे आपने देख चुके हैं, मैं वापस रिपीट नहीं कर रहा हूँ, वही सेम टू सेम पैराग्राफ वापिस आ रहा है। अब 3 तरह के रोल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये 13 मार्क 12 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। नहीं, पर इसमें तो 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा, सॉरी, क्योंकि 25 मार्क्स का सब्जेक्ट है ये। इसमें से फर्स्ट में तो एमसीक्यू जाएंगे खाली। हाँ, 25 मार्क्स का सब्जेक्ट है ये। यस, 25-25 यानी 50 मार्क के पेपर होंगे दोनों, पहले 25 मार्क का, फिर एंड से में 25 मार्क का। इलेक्टिव में आता है ये, पर इलेक्टिव में भी कंपलसरी यही है, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं दिया है इसमें। अब देखते हैं इसमें 3 तरह के रोल्स हैं पर्सनल मैनेजर के, दे आर एज फॉलो। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, तो पॉलिसी बनाने वाला। एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या आता है, मैनेजर मैनेजमेंट कैसे करता है उसका, यानी अपने ऑफिस को मैनेज करते हैं उसका रोल, तो इसमें सबसे पहले पॉलिसी बनाने वाला। एचआर मैनेजर हेल्प्स द मैनेजमेंट इन फॉर्मेशन ऑफ वेरियस पॉलिसीज रिगार्डिंग, सबसे पहले कौन सी पॉलिसी बनानी है, तो देखो याद रखो कि यहाँ पे अगर हम एचआर की बात कर रहे हैं, यानी ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं, तो सारे फंक्शन में कहीं ना कहीं पे ह्यूमन रिसोर्स के बारे में लिखा होगा। तो पहले लिखा है क्या, एक्विजिशन एंड रिटेंशन ऑफ टैलेंट। एक्विजिशन का मतलब लाना आसान है एम्प्लॉय को, लेकिन उसको रिटेन करना, मतलब उसको मेंटेन करना, उसको रखना हमेशा के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जब तक वो रिटायर नहीं होते तब तक हमारे लिए ये चीजें चैलेंजिंग होती है। तो इसके लिए पॉलिसी बनाएंगे। रिटेंशन ऑफ टैलेंट,
टू ऑब्टेन एंड टू रिटेन टैलेंटेड पीपल। फिर वेज और सैलरी का एडमिनिस्ट्रेशन, पगार कितना देंगे उसको। वेलफेयर एक्टिविटीज यानी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो तुम परक्विजिट में सीखते हो, वो हाउस रेंट अलाउंस देना, वो अलाउंस के अंदर आता है। परक्विजिट में अकोमोडेशन देखा आपने वो। फिर पर्सोनल रिकॉर्ड, स्टाफ का रिकॉर्ड रखेंगे, कौन कब उसको हायर किया गया, कितने टाइम काम करता है वो सब, और वर्किंग कंडीशन उसकी। ये हुआ पॉलिसी मेकर। आपको एमसीक्यू कैसे पूछेंगे, ये सब एमसीक्यू में आएंगे कि वेलफेयर एक्टिविटीज किस तरह से कवर की जाती है, तो पॉलिसी मेकर में कौन से रोल में आती है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में आती है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट, दिस रोल इज मेनली रिलेटेड विद प्रोसेसिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग। ये न पेपर वर्क वाला काम है। यहाँ पे मेजोरिटी काम क्या होता है, पेपर वर्क। तो पहले क्या करेंगे, एम्प्लॉय की फाइल रखें और एचआर का डेटाबेस बनाए। डेटाबेस बनाए मतलब एम्प्लॉय का रिकॉर्ड बनाए, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसका रिकॉर्ड अपने पास होना चाहिए। प्रोसेसिंग एम्प्लॉय बेनिफिट क्लेम्स, एम्प्लॉय बेनिफिट क्लेम्स यानी अगर उसको छुट्टी चाहिए वो उसका बेनिफिट है, उसको एलटीसी चाहिए लीव ट्रैवल कंसेशन तो वो इसका बेनिफिट है, उसकी ग्रेचुइटी, उसका पेंशन, उसका प्रोविडेंट फंड, ये सब बेनिफिट्स। फिर आंसरिंग क्वेरीज रिगार्डिंग लीव, आया ना, लीव छुट्टियां अगर वो मांगता है तो उसके क्वेरीज यानी क्वेश्चंस उसको सॉल्व करना। ट्रांसपोर्ट और मेडिकल फैसिलिटीज देना। सबमिटिंग रिक्वायर्ड रिपोर्ट्स टू रेगुलेटरी एजेंसीज, ये कौन है एजेंसीज, जो गवर्नमेंट का एचआर डिपार्टमेंट है ना, गवर्नमेंट का एचआर डिपार्टमेंट है, वो भी तुमसे मांगेगा ये सारे रिपोर्ट्स कि एम्प्लॉयज के साथ में तुम कैसे बिहेव करते हो उसके बारे में। तो ये सारे रिपोर्ट्स भी हमको उनको सबमिट करने पड़ते हैं ना। अब आता है एडवाइजर। इसमें ये पूछा गया एक बार, आंसरिंग क्वेरीज रिगार्डिंग लीव वो कौन से फंक्शन में आता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट में आता है। एडवाइजर, पर्सनल एचआर मैनेजमेंट इज नॉट अ लाइन फंक्शन बट अ स्टाफ फंक्शन। पहले तो ये समझ में ना आए, लाइन फंक्शन का मतलब क्या। यहाँ लिखा है जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, गलत। लाइन फंक्शन मतलब सिर्फ ऑर्डर देने वाला, और स्टाफ फंक्शन खाली सपोर्ट करने वाला। वो ऑर्डर ना दे, वो खाली स्टाफ यानी सपोर्ट करे। स्टाफ का मतलब सपोर्ट होता है, अपने स्टाफ का मतलब एम्प्लॉइज समझते हैं। जो लकड़ी अपने हाथ में पकड़ के चलते हैं ना ओल्ड एज के अंदर, उसको स्टाफ बोला जाता है उसका, बराबर नहीं। वो स्टाफ के ऊपर से हमको हमको हेल्प करने वाले लोगों को हमने स्टाफ नाम दिया, तो हम एम्प्लॉइज को स्टाफ बोलना चालू कर दिए, राइट। पर स्टाफ का फंक्शन क्या होता है, स्टाफ फंक्शन का मतलब आपको खाली सपोर्ट देता है, आपको खाली एडवाइस देगा, मानना ना मानना आपके ऊपर है। तो यहाँ लिखा गया है कि पर्सनल मैनेजमेंट वो लाइन फंक्शन नहीं है, वो किसी को ऑर्डर नहीं देता। ऑर्डर तो दूसरे को देना है, वो तो खाली मदद करेगा कि भाई ये आदमी को हायर करो, फिर तुम्हारी मर्जी तुम उसको हायर करो या ना करो, वो सिर्फ एडवाइस देगा। तो स्टाफ यानी एडवाइस देने का फंक्शन। द पर्सनल मैनेजर गिव्स एडवाइस एंड सजेशन, आया ना, that and help the line managers to perform various functions like, देखो क्या लिखा है, ग्रीवेंस रिड्रेसल मतलब परेशानी नु निवारण, तकलीफ निवारण मतलब प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाना। फिर कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन यानी जो झगड़े होते हैं ना मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में, उसको दूर करना। फिर एम्प्लॉय सिलेक्शन, एम्प्लॉय प्रॉपर सिलेक्ट करना, उसकी ट्रेनिंग देना। ही ऑल्सो गिव्स एडवाइस टू लाइन मैनेजर्स फॉर प्रिपेयरिंग रिपोर्ट, रिपोर्ट बनाने के लिए एडवाइस देना। गिविंग गाइडलाइंस फॉर इंटरप्रिटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज। अब गाइडलाइन किसके बारे में देंगे, पॉलिसी कैसे इंटरप्रिट, यानी देखो हमने पॉलिसी बनाई तो पॉलिसी का मतलब भी तो समझाना पड़ेगा ना कि इस पॉलिसी में क्या लिखा है। बराबर, कोई रूल बनता है तो रूल का मतलब भी समझाना पड़ेगा। इसी तरह से उसको पहले तो इंटरप्रेट कराओ, उसके बाद में उसको इम्प्लीमेंट कराओ, यानी उसको इन अमल में मूकू के भाई। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लेबर लॉस, और जितने भी कानून बनाए जाते हैं उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम भी एडवाइजर में आता है, राइट। तो ये देखो प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स वाला पूछ सकते हैं इस तरह से कि प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स, तो वो किस में आता है, एडवाइस देना रिपोर्ट बनाने के लिए, वो एडवाइजर में आता है। अब आता है हाउस कीपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउस कीपर यानी घरनो मोभी के भाई, घर के बड़े बुजुर्ग की जो ड्यूटी होती है ना वो निभाना, वो इसके अंदर आता है, ठीक है। इसमें दिस रोल इंक्लूड्स द फॉलोइंग फंक्शंस। सबसे पहले रिक्रूटमेंट करना, उसके पास पावर है। प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग, उसको एम्प्लॉयमेंट देने से पहले इंसान को टेस्ट किया जाता है, मतलब वो काम बराबर कर पाएगा कि नहीं।
फिर उसके बाद में रेफरेंस चेकिंग। रेफरेंस चेक करना, इसका मतलब क्या होता है कि उसने लिखा है कि मुझे 2 आदमी पहचानते हैं, तो वो 2 आदमी को पूछे तो सही कि तुम इसको पहचानते हो कि नहीं, वो रेफरेंस चेकिंग है। एम्प्लॉय का सर्वे करना कि भाई जो एम्प्लॉयज को हमने रखा हुआ है वो बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं। फिर टाइम कीपिंग, टाइम पे आना टाइम पे जाना, वो देखना। वेज और सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। फिर बेनिफिट और पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन भी उसके हाथ में, वेलफेयर प्रोग्राम भी, और मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड भी। राइट, तो इसका मतलब हाउस कीपर यानी क्या हुआ, जैसे बोला ना, घर में जो बड़े बुजुर्ग काम करते हैं ना, कि सब लोग बराबर से आ गए कि नहीं, घर में सबने खाना खाया कि नहीं, सबने जहाँ जहाँ पे खर्च करना चाहिए वहां पे खर्च किया कि नहीं, अननेसेसरी खर्चा तो कोई नहीं कर रहा है ना। ये सब कैसे कोई बड़ा बुजुर्ग करता है, वैसे एग्जैक्टली हाउस कीपर मतलब वो अपने पूरे एम्प्लॉय के जितने भी डेटाबेस है ना उसको बराबर से मेंटेन करने का काम करेगा। फिर आता है काउंसलर यानी एडवाइजर। काउंसलर यानी एडवाइजर। अब देखें, इन दिस रोल एचआर मैनेजर हैज टू डिस्कस वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ एम्प्लॉइज रिलेटेड विथ वर्क। अब एम्प्लॉइज के प्रॉब्लम्स पहले तो वर्क रिलेटेड होते हैं, यानी काम समझ में ना आए वो पूछे। फिर दूसरा करियर के साथ रिलेटेड होंगे कि मुझे करियर में आगे कहाँ तक जाना है, मेरा प्रमोशन कब होगा, ट्रांसफर कहाँ पे होगा, ये सब के। फिर सुपरवाइजर के साथ में कई बार प्रॉब्लम्स होते हैं, बराबर। उसके बाद में कलीग्स के साथ में झगड़े होते हैं, हेल्थ इश्यूज होते हैं, उसमें काउंसलिंग, फैमिली इश्यूज भी, पर्सनल इश्यूज। फिर फाइनेंशियल, पैसे के इश्यूज उसको, और सोसाइटल प्रॉब्लम। ये सब के अंदर एडवाइस देने का काम और उनके प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज करने का काम या तो सॉल्व करने का काम किसका है, एज ए काउंसलर एचआर मैनेजर का है, बराबर। ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में आता है। फिर वेलफेयर ऑफिसर। वेलफेयर ऑफिसर के हिसाब से वो कौन सी चीज़ों को मेंटेन करेगा, एक तो कैंटीन है, फिर हॉस्पिटल है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर उसके स्कूल्स है तो, कंपनी खुद की स्कूल्स रखती है तो, क्लब, लाइब्रेरी, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, कंज्यूमर स्टोर्स, ये सब, बराबर ने, ये सबको मेंटेन करने का काम इसका है। फैक्ट्री एक के अंदर साथ में उसकी सेफ्टी के ध्यान रखना, वर्कर की हेल्थ के बारे में, उसके वेलफेयर के बारे में सोचना, यानी मतलब उसको नुकसान नहीं होना चाहिए उसके बारे में सोचना भी इसमें आ जाता है। देन कम्स लीगल कंसल्टेंट। एज ए लीगल कंसल्टेंट ही हैज टू हेल्प द कंपनी। सुनो, कंपनी को हेल्प करनी है, वर्कर्स के ज्यादा कंपनी को हेल्प करनी है, किस बारे में, ग्रीवेंस हैंडलिंग, यानी वर्कर ने अगर कंपनी के ऊपर कोई क्लेम किया है तो उसको हैंडल करने में। ग्रीवेंस यानी बार बार बोलता हूँ प्रॉब्लम या परेशानी। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, झगड़ा ने सेटल करवाना। हैंडलिंग डिसिप्लिनरी केसेस, अगर कोई बराबर काम नहीं कर रहा है, बार बार वार्निंग देने के बावजूद भी, तो उसके ऊपर डिसिप्लिन के एक्शन लेना। कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब सारे एम्प्लॉयज के बारे में वो खुद कंपनी के पास जाएगा, रिप्रेजेंट करेगा सब एम्प्लॉयज को, यानी कंपनी के सामने सब एम्प्लॉयज के जो प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस कर सकता है ये। फिर जॉइंट कंसल्टेशन। जॉइंट कंसल्टेशन में वर्कर्स के साथ में बैठ के, मैनेजमेंट के साथ में बैठ के बातचीत करना। अपॉइंटिंग लॉयर्स इन कोर्ट केसेस। एचआर के कोर्ट केसेस में लॉयर को अपॉइंट करना। और फाइलिंग केस इन लेबर और सिविल कोड। सिविल कोड क्या होता है, लेबर कोड अलग है, जो लेबर रिलेटेड प्रॉब्लम्स के, सिविल कोड यानी मतलब सबके लिए जो कोड होती है वो सिविल कोड है। सिविल कोड और क्रिमिनल कोड भी होती है। क्रिमिनल कोड में तो चोरी वाले, खून वाले, वो सारे केस आते हैं, लेकिन जमीन जायदाद के जो केस है ना वो सिविल कोर्ट में जाते हैं। इंटरप्रेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग वेरियस लेबर लॉस। कोई नया कानून बना या तो पुराना कानून ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में, उसको समझाना वर्कर्स को, और वर्कर्स तक उसको यानी इम्प्लीमेंट कराना, वो भी काम इसका है। तो 7 रोल हुए एडमिनिस्ट्रेटिव में। अब ये जो दूसरे वाले वो ऑपरेशनल रोल ऑफ एचआर मैनेजर है, यानी काम करना। तो काम करने में सबसे पहला काम आता है रिक्रूटर। विनिंग द वॉर फॉर टैलेंट किस में आता है, रिक्रूटर में आता है, याद रखिए। मार्केट में टैलेंट की कमी है और उस टैलेंट को हायर करने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं, तो टैलेंटेड लोगों को अपने तक लाना वो सबसे ज्यादा जरूरी काम बनता है इसका। तो रिक्रूट प्रॉपर पीपल, या तो पीपल विद रिक्वायर्ड नॉलेज, जिनके पास स्किल हो और जिनके पास एक्सपीरियंस हो। इस पर्पस के लिए एचआर मैनेजर को एट्रैक्टिव करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ती है, यानी जो भी वर्कर आए ना
नए कैंडिडेट जो भी आते उसको। पर याद रखो तुम उसको बेनिफिट देते रहो, इसके कारण कंपनी के ऊपर कोई भी फाइनेंशियल बर्डन नहीं आना चाहिए, यानी कंपनी को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो विदाउट इंक्रीजिंग फाइनेंशियल बर्डन ऑफ द कंपनी, ये लिखा गया है। ओके। फिर ट्रेनर, डेवलपर एंड मोटिवेटर। ट्रेनिंग देने वाला, ट्रेनिंग क्यों देनी है? क्योंकि टैलेंट रिटेंशन के लिए ट्रेनिंग देनी पड़ती है। टैलेंटेड लोगों को ला तो लिए, पर ऐसा थोड़ा है कि वो काम करते जाएंगे, क्योंकि मार्केट में बदलाव आएगा, कंपनी में बदलाव आएगा, प्रोडक्शन साइकिल में बदलाव आएगा, तो उनको ट्रेन करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे एफिशिएंसी को मेंटेन करना, और डेफिशिएंसी जो होती है ना स्किल के अंदर, डेफिशिएंसी यानी खामी, डेफिशिएंसी यानी खामी, कमी होना, किसी चीज की कमी होना स्किल में, तो वो भी टाइम टू टाइम अपने को क्या करना पड़ता है, मैनेजर को उसके बारे में भी बंदोबस्त करना पड़ता है। फिर टू प्रोवाइड प्रॉपर ट्रेनिंग, और जो भी हिडन टैलेंट है लोगों के अंदर उसको बाहर लाना। दो तरह के रिवॉर्ड है, देखो, एक इंट्रिंसिक रिवॉर्ड है और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक रिवॉर्ड का मतलब क्या, मैं उसको फाइनेंशियल सपोर्ट दे दूँ तो वो हो गया। लेकिन एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या, उसको सबके सामने तारीफ करूँ, उसको अवार्ड देना, वो सब उसके अंदर आता है। अब उसके बाद में आता है कोऑर्डिनेटर या तो लिंकिंग पिन। ये पीआर डिपार्टमेंट हेल्प हैंडल करता है, यानी एचआर मैनेजर को कनेक्टिंग लिंक के साथ में वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ही हैज टू यूटिलाइज पीआर यानी पब्लिक रिलेशन और कम्युनिकेशन स्किल टू मैक्सिमम लेवल, एंड टू डेवलप रेपर्ट। रेपर्ट यानी किसी के साथ में पहचान करना, उसको रेपर्ट बोलते हो। अपने कोई जगह नई जगह पे जाएंगे तो लोगों से बातचीत करते हैं, और उस बातचीत के दौरान हम उनको पहचानने की कोशिश करते हैं, उसको रेपर्ट बोला जाता है, बराबर ना। फिर डिविजनल हेड, सब डिपार्टमेंट के हेड्स अलग अलग हैं, उन सब के बीच में लिंक कनेक्ट करना वो इसका काम है। क्योंकि याद रखो सब जगह पे अल्टीमेटली काम तो वर्कर्स करते हैं, तो इन सारे वर्कर्स को जोड़ने का काम इसका है, अलग अलग डिपार्टमेंट के। अब मीडिएटर, मीडिएटर यानी जो भी अगर फ्रिक्शन यानी प्रॉब्लम हुआ ना, कन्फ्लिक्ट यानी झगड़ा हुआ, तो एम्प्लॉय के बीच में, या तो एम्प्लॉय के ग्रुप्स के बीच में, या सुपीरियर या तो सबऑर्डिनेट के बीच में, या तो एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में, तो यहाँ पे मीडिएटर की तरह काम करेगा। मीडिएटर का मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला, एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम। हियर हिज मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मेंटेन, अंडरलाइन करो, इंडस्ट्रियल पीस एंड हार्मनी, यानी कोई भी तरह से हड़ताल पे बात नहीं जानी चाहिए, बराबर ने। हार्मनी यानी एकता। अब एम्प्लॉय चैंपियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू में। ट्रेडिशनली एचआर मैनेजर हैव बीन कंसिडर्ड एज, हैव है, हेवन नहीं है, हेवन तो है, HEAVEN, HEAVEN, हेवन यानी जन्नत। और दूसरा है हेवन, जिसको टैक्स हेवन बोला जाता है, जहाँ पे टैक्स बचता हो ना, ऐसी कंट्री को टैक्स हेवन बोला जाता है, HAVEN। उसमें HEA नहीं आता। तो एचआर मैनेजर्स हैव बीन कंसिडर्ड एज अ कंपनी मोरल ऑफिसर और एम्प्लॉय एडवोकेट। HR professional has to move closer to the heart of employees in their own self interest, यानी उनके साथ में ने इस तरह से रिलेशन बनाना नहीं कि उसका एक क्लोज फ्रेंड हो ने, वैसा रिलेशन बनाना पड़ेगा। कंपनी मोरल ऑफिसर और एम्प्लॉय का एडवोकेट, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये मैनेजमेंट का बंदा है, उनको ऐसा लगना चाहिए कि हमारे लिए बोलता है। ऐसा दिखाना नहीं है, ऐसा होता भी चाहिए। For this purpose, they have to perform following activities. एक तो प्लेसिंग पीपल ऑन द राइट जॉब, सही जगह पे सही आदमी होना चाहिए। दूसरा, डिजाइनिंग सूटेबल करियर पाथ फॉर ईच एम्प्लॉय, कि एम्प्लॉय को पहले से पता होना चाहिए कि हर 2 साल के बाद प्रमोशन मिलेगा या ट्रांसफर मिलेगा। तो जब उसको प्रमोशन मिलेगा तो जिम्मेदारी बढ़ेगी, वो जानता है कि 2 साल में प्रमोशन ड्यू होता है, तो उसको पहले से पता होना चाहिए, तो करियर पाथ पहले से डिसाइड करा जाता है। फिर रिवॉर्डिंग क्रेडिटेबल परफॉर्मेंस। क्रेडिटेबल यानी मतलब अच्छा परफॉर्मेंस हो ने, उसको अपने क्या करेंगे, रिवॉर्ड, यानी उसकी तारीफ करें या तो उसको हम पैसे ज्यादा दें। फिर रिजॉल्विंग डिफरेंसेस बिटवीन एम्प्लॉइज एंड ग्रुप स्मूथली, जो भी डिफरेंस आता है एम्प्लॉइज के बीच में या ग्रुप के बीच में, इसको रिजॉल्व करना मतलब सॉल्व करना।
अडॉप्टिंग फैमिली फ्रेंडली पॉलिसीज, यानी उनको लगना चाहिए कि एक घर छोड़ के दूसरे घर में जाए हम एम्प्लॉयज़ को, ये भी जताना जरूरी है। एंश्योरिंग फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल एम्प्लॉयज, बायस पक्षपात नहीं होना चाहिए, सबके साथ में एक जैसा बिहेव। एंड रिप्रेजेंटिंग वर्कर्स इश्यूज और प्रॉब्लम्स टू मैनेजमेंट, मैंने बोला ने, ही इज द माउथ पीस ऑफ वर्कर्स टू द मैनेजमेंट, वो वर्कर्स के बारे में बात करेगा मैनेजमेंट के साथ में। अब सी लास्ट वन, स्ट्रेटेजिक रोल्स है। द स्ट्रेटेजिक रोल्स ऑफ एचआर मैनेजर फोकस इज ऑन हाउ टू एनेबल ऑर्डिनरी एम्प्लॉइज टू गिव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। आदमी जब भी काम करने के लिए आता है तो वो आदमी एक तरह की स्किल लेके आता है, वो ऑर्डिनरी काम करने के लिए बना है, लेकिन अगर उसके पास से आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम ले पाते हो तो मतलब यहाँ पे तुम्हारा स्ट्रेटेजिक रोल काम लगता है। कंसिडरिंग देयर चेंजिंग एक्सपेक्टेशन, वो लोग भी अपने एक्सपेक्टेशन अलग अलग रखते हैं, तो इसमें पहले आता है चेंज एजेंट। एचआर मैनेजर को चेंज एजेंट की तरह से काम करना है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जब भी पहले कोई भी चेंज आता है ना, तो सबसे पहले वर्कर्स उसको अपोज करेंगे कि ये हमको नहीं चाहिए, क्योंकि उनको फियर होता है किस बात का, कि शायद हमारी नौकरी ना चली जाए, शायद हमारा ओवर टाइम जो है वो ना कम हो जाए जिसका पैसा वो चाहते हैं, शायद हमारा काम कम हो जाए उसके कारण हमारी इंपॉर्टेंस कम हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। ये सब के कारण वो है न, हमेशा डरते हैं कोई भी नया चेंज लाने से। When an organization wants to introduce any change, like invention, new technology, new process, etc., the employees of the organization may resist it. Resist मतलब उसको अपोज करते हैं, विरोध करेगी भाई। Here, HR manager in his new avatar, अवतार नहीं बोलते, इसका प्रोनाउंसिएशन एवेटार होता है। अपने तो ये लगता है कि कोई भगवान का अवतार होता है इसलिए इसको अवतार बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। द मीनिंग इज सेम, वही है मीनिंग, पर इसको अवतार नहीं एवेटार बोला जाता है। जो मूवीज है ना, वो बेचारे थक गए इंडिया में 2 मूवी रिलीज करके, बोल बोल के कि हमारी मूवी का नाम अवतार नहीं है भाई, हमारी मूवी का नाम एवेटार है। कोई बात नहीं, चलता है, समझ में आ जाता है ना। तो इन हिज न्यू एवेटार हैज टू एक्सप्लेन द एम्प्लॉइज दैट व्हाई चेंज इज नेसेसरी। सबसे पहले एक्सप्लेन करो कि भाई ये बदलाव लाए हैं तो क्यों लाए हैं, सबसे पहला। दूसरा, उसका बेनिफिट, कि चेंज लाने से तुमको क्या फायदा होगा, ये सब करेंगे तो एम्प्लॉइज मानेंगे। दस ये टू मिनिमाइज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस यानी जितना भी विरोध करते हैं ना लोग, उसको रेजिस्टेंस, अपोज, उसको रेजिस्टेंस बोला जाता है। अब एम्प्लॉइज एंड टू रिमूव द फियर ऑफ चेंज अमॉन्ग द एम्प्लॉइज, कभी भी सरकार के सामने, गवर्नमेंट के सामने कोई भी सिविलियंस खड़े हो जाते हैं तो उसको रेजिस्टेंस बोला जाता है, बराबर। और रेजिस्टेंस करने वाले को रिबेलियन के नाम से जाना जाता है। अब स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। फॉर्मली द रोल ऑफ पर्सनल मैनेजर वाज दैट ऑफ फायर फाइटिंग। फायर फाइटिंग का मतलब क्या, आग लगने के बाद बुझाने का काम करे, लेकिन ये गलत है, आग लगने ना दे तो नुकसान कम होगा, बराबर नहीं। बट नाउ ही हैज टू प्ले द रोल ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनर। In this role, he has to formulate strategies and to ensure that their effective implementation. While formulating strategies, he has to identify external opportunities from time to time and to fill the gap through the training. यानी मतलब क्या किया जाएगा, उसका रोल है स्ट्रेटेजिक पार्टनर का रोल। वो ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाएगा, उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कराएगा, जिसके कारण ट्रेनिंग ना होने की वजह से जो गैप बनती है ना, वो गैप को यहाँ पे स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरह से उसको फुलफिल करना है। ऐसा इतना नहीं होता कि वो इंसान ये समझता है कि एम्प्लॉय हमेशा हमारे पास रहेगा। एम्प्लॉय जब भी ट्रेनिंग लेता है ना, तो एम्प्लॉय को वो ट्रेनिंग सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं, बाहर भी काम लगती है, राइट। अगर वो जॉब छोड़ के दूसरी जगह जाएगा वहां पे भी काम लगेगा, वो सबको भी ध्यान में इसके अंदर रखा जाता है।